हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, हम क्लास 8th के सोशल साइंस के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पूरी की पूरी बुक को देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप आराम से है ना हेडफोन वगैरह लगा लीजिए। और लास्ट डे रिवीजन कर रहे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपने पहले से सारी चीज़ें रिवाइज कर रखी होंगी, किताबें आधी से ज़्यादा पढ़ रखी होंगी। और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस चैप्टर के इस वीडियोज़ के माध्यम से है ना आप आराम से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आज पूरी खत्म कर लेंगे। इसके बाद आपको ज्योग्राफी, फिर आपको हिस्ट्री की पूरी वीडियो मिल जाएगी। आप उसके अंदर तीनों चीज़ें आज संडे के दिन आराम से डन करके अपना कल मंडे का पेपर इजीली अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर ही हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे को पूछा गया है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी देश को संविधान की जरूरत ही क्यों होती है? तो ये एमसीक्यू टाइप है। सबसे पहले है तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है ना, संविधान की आवश्यकता सिर्फ इसलिए होती है टू डिफाइन रूल्स एंड लिमिट गवर्नमेंट पावर। मतलब कि एक नियम का पूरा सेट मिल जाता है नियम निर्धारित करने के लिए, और सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट? कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था हमारे 26 जनवरी 1950 को, जिस डे को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय विच बॉडी? भारतीय संविधान का मसौदा किस संस्था ने तैयार किया, मतलब किसने बनाया था? तो उसके लिए संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली बनी थी, उसने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट है? तो राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट होता है। राइट टू इक्वलिटी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार। सेकुलरिज्म मीन्स डेट द स्टेट? सेकुलरिज्म का अर्थ क्या, मतलब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। फिर आ जाता है फेडरलिज्म रेफर टू? फेडरलिज्म यानी संघवाद का अर्थ क्या होता है? तो संघवाद का अर्थ हमारा होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों को विभाजन किनके बीच होता है? द सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट बिटवीन, शक्तियों का बंटवारा जब होता है ना, तो ये हमारा हो रहा होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो रही होती है। और सर्सन एंड रीजनिंग आ जाती है। इसके अंदर दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारा भारतीय संविधान है ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन, यह है नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल सही बात की गई है, असर्शन भी ठीक है और इसका दिया गया रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इज, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री? इंडिया जो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष भारत है। और द गवर्नमेंट प्रमोट वन रिलीजन ओनली? क्या सरकार जो है केवल एक ही धर्म को बढ़ावा देती है? तो इसमें असर्शन ठीक है, इंडिया हमारा सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष भारत है। और रीज़न इसका बिल्कुल गलत बताया गया, सरकार एक धर्म को प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें की ओर। तो 10वें में आपसे पूछा गया है, द जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्या न्यायपालिका किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं? बिल्कुल। और उसके पास न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति होती है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू का राइट होता है, उसके पास पावर होता है। तो दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों के दोनों सही है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। केस स्टडी टाइप का बना करके आपको दे रखा है। इसमें आपसे दे रखा है, अ चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन स्कूल बिकॉज ऑफ रिलीजन? एक बच्चे को धर्म के आधार पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया है। कौन से अधिकार उल्लंघित हुआ उस बच्चे के? तो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? तो संविधान एक सेट ऑफ रूल्स है और प्रिंसिपल जो कि गाइड करता है गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट करता है सिटीजन राइट। संविधान नियमों और सिद्धांतों का समूह है जो सरकार को दिशा देता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? संविधान कब अपनाया गया? अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसी दिन बन के भी तैयार हुआ था, इसी दिन अपनाया भी गया था। नेम एनी वन फंडामेंटल राइट? किसी एक मौलिक अधिकार का नाम लिखिए। तो राइट टू इक्वलिटी हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? तो सेकुलरिज्म मीन दैट स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाता है कि राज्य जो है ना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करता है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सरकार की संरचना निर्धारित करता है, उन शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ये समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, लिमिट इट्स पावर एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। इट एंश्योर जस्टिस एंड इक्वलिटी इन सोसाइटी। फिर जाता है एक्सप्लेन फेडरलिज्म, संघवाद समझाइए। तो फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है इन विच जिसके अंदर पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। दोनों के दोनों लेवल संविधान के अनुसार कार्य करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य करती है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नीड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान की आवश्यकता कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन इट्स पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। मतलब कि ये सरकार की संरचना बनाता है और साथ ही साथ अलग अलग अंग जितने भी अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन सभी के शक्तियों को भी निर्धारित करता है। और इट लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ पावर, इससे मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं हो पाता। और इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट एंड प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस, इससे है ना मौलिक अधिकार वगैरह बचाए जाते हैं और समानता और न्याय की भावना फैलाई जाती है। इट इंश्योर यूनिटी इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इससे है ना एकता का भाव भी निकल के आता है हमारे भारत जैसे डाइवर्स कंट्री के बीच में, मतलब कि जहाँ पर विविधता वाला देश है इसके अंदर भी। फिर एक केस स्टडी बना के दे रखा है कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे कई धर्म पाए जाते हैं, रिलीजन, लैंग्वेजेस पाए जाते हैं एंड कल्चर्स पाए जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर इक्वालिटी एंड प्रमोट राइट टू ऑफ ऑल द सिटीजन, कि इंडिया एक जो हमारा है कई धर्मों का देश है, भाषाएं हैं, कल्चर्स हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार की। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वालिटी को प्रमोट करता है और राइट्स को बचाए रखने का काम करता है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, विच प्रिंसिपल एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, कौन सा प्रिंसिपल या फिर कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो सभी के समान व्यवहारों की रक्षा करता है या फिर इंश्योर करता है? तो सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। ठीक है। नेक्स्ट इज विच राइट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, नागरिकों के को भेदभाव से कौन सा अधिकार सुरक्षा देता है? तो भेदभाव से राइट टू इक्वालिटी सुरक्षा प्रदान करता है। समानता का अधिकार जो है नागरिकों को भेदभाव से सुरक्षा देता है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 डन। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो व्हाट डज द टर्म सेकुलरिज्म मीन, सबसे पहला सवाल आ जाता है धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाता है स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, निम्न में से कौन भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? प्रमोट वन रिलीजन इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारे इसकी विशेषता हो जाएंगे। ठीक है। इन अ सेकुलर कंट्री द गवर्नमेंट, जो धर्मनिरपेक्ष देश में सरकार क्या करती है? सरकार ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, सभी धर्मों को समान व्यवहार करती है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, या फिर ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। अगला है विच फंडामेंटल राइट सपोर्ट सेकुलरिज्म, कौन सा मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? तो राइट टू इक्वालिटी जो है समानता का अधिकार, ये सपोर्ट करता है सेकुलरिज्म को। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया डज नॉट है, भारत में नहीं है ऑफिशियल रिलीजन, भारत के अंदर आधिकारिक धर्म नहीं है कोई सा भी। ठीक है। असर्शन में रखा है, असर्शन रीजनिंग में, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों के दोनों सही है, असर्शन और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस बात का। नेक्स्ट वन इज द स्टेट कैन इंटरवेन्यू इन रिलीजियस प्रैक्टिस टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंश्योर इक्वेलिटी, तो दोनों की दोनों बात सही है, जिसका आंसर भी हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म मेन सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि धर्म और राज्य अलग है। द स्टेट फेवर ओनली मेजोरिटी रिलेशन, तो असर्शन ठीक था इसके अंदर, असर्शन ट्रू बट रीजन फॉल्स, रीजन गलत बताया गया है। फिर आ जाता है अ स्कूल फोर्स स्टूडेंट टू फॉलो वन रिलीजन प्रेयर ओनली,
कोई स्कूल है वो फोर्स करता है बच्चों को कि वो फॉलो कर सकते हैं किसी एक धर्म की प्रेयर को ही सिर्फ, विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड। तो सेकुलरिज्म को वायलेट किया जा रहा है क्योंकि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। हम भारतीय लेवल पे कोई भी स्कूल, कोई भी सरकारी संस्था जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती है। सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उसका कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। सेकुलरिज्म मीन दैट द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली एंड हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। उनका कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाई इज सेकुलरिज्म इम्पोर्टेंट इन इंडिया? भारत में धर्मनिरपेक्षता क्यों महत्वपूर्ण है? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडिया हैज़ पीपल ऑफ मैनी रिलीजन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज नेम वन वे द स्टेट प्रैक्टिस सेकुलरिज्म। राज्य धर्मनिरपेक्षता का पालन किस प्रकार करता है? बाय नॉट प्रमोटिंग एनी वन रिलीजन। किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे करके जो सरकार है वो धर्मनिरपेक्षता का पालन करती है। विच राइट गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन? कौन सा अधिकार धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन टू फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। दो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की दो विशेषताएं बताइए। तो इंडियन सेकुलरिज्म एंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करता है कि राज्य की कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार भी करता है। एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द स्टेट इंटरवेन्यू इन रिलीजियस मैटर? राज्य धार्मिक मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? द स्टेट कैन इंटरवेन्यू टू स्टॉप प्रैक्टिसेस दैट वायलेट इक्वलिटी और हार्म पीपल सच एज अनटचेबिलिटी। राज्य सिर्फ तब इंटरवेन्यू करेगा, हस्तक्षेप तब करेगा जब समानता का उल्लंघन किया जा रहा हो या फिर लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, जैसे कि छुआछूत वगैरह, तब राज्य इंटरवेन्यू करती है, फिर इंटरफेयर करती है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और महत्व स्पष्ट कीजिए। तो सेकुलरिज्म का मतलब हो जाता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, राज्य का धर्म से अलग होना। इन इंडिया, भारत की अगर आप बात करते हैं तो द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। भारत की कोई अपनी आधिकारिक धर्म नहीं होता। इट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करता है। एंड प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति के फ्रीडम का ख्याल रखता है। टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, अपने धर्म की चीज़ें करने के लिए सेकुलरिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकुलरिज्म इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। इट प्रमोट यूनिटी, इक्वलिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इससे है ना लोग आपस में एकता, समानता और शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। शांतिपूर्ण रहने को बढ़ावा भी देता है। अब दे रखा है कि इंडिया हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। जो हमारा संविधान है ये गारंटी देता है, गारंटी फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। प्रैक्टिस करिए, प्रोपोगेट कीजिए, रिलीजन को फैलाइए। द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कोई भी राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म के अंदर प्रमोट नहीं कर सकती है। ठीक है। विच प्रिंसिपल इज डिस्क्राइब इन द पैसेज? कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया है? तो जो प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया वो और कोई सा प्रिंसिपल नहीं है, वो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। वाई डज इंडिया नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन? इंडिया का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन क्यों नहीं, कोई आधिकारिक धर्म क्यों नहीं है? बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, क्योंकि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। दूसरा चैप्टर आपका डन हो जाता है इसी के साथ। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें पहले हमारी बुक का नाम था, चैप्टर का नाम हुआ करता था वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। मैंने गलती से यही नाम छोड़ दिया है। अब हमारी नई बुक जो आई है उसके अंदर नाम हो चुका है हमारा पार्लियामेंट एंड मेकिंग इट्स लॉ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम ही है उसका टू मेक लॉ फॉर द कंट्री। देश के लिए कानून बनाना उसका मुख्य काम है। वो आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय, संसद के सदस्य
किसके द्वारा चुने जाते हैं? संसद के सदस्य पीपल ऑफ द कंट्री, देश की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज, लोकसभा को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल या फिर जनता का सदन नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा जो होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा जो होता है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द पार्टी डेट हैज़ द मेजोरिटी इन लोकसभा फॉर्म द, वो पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर, वो क्या बनाती है या फिर क्या बनाती है? तो वो अपनी सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द अपोजिशन इन पार्लियामेंट, संसद में विपक्ष क्या करता है? क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, सवाल करता है और उसकी आलोचना भी करता है। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट, संसद सरकार को नियंत्रित करती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोनों की दोनों बात सही कही गई है। बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन, जो कथन जो व्याख्या की गई है बिल्कुल करेक्ट व्याख्या की गई है। और फिर 8वां है पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू पार्लियामेंट, लोग जो होता है निर्णय बनाने में, निर्णय लेने में पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन में दे रखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय सिटीजन, जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं उसको लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। तो बिल्कुल सही बात कही गई है और दोनों के दोनों सही रहेगा। ठीक है, 9th को शुरू करते हैं। तो 9th में हमारे को दे रखा है, 9th वाले में हमारे को दे रखा है कि ओनली द रूलिंग पार्टी इज इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट, सिर्फ रूलिंग पार्टी ही इंपॉर्टेंट होती है पार्लियामेंट के अंदर। अपोजिशन हैज़ नो रोल, ये गलत बात जाएगा। रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, अपोजिशन के अपने अलग रोल होते हैं, इसलिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ लॉ इज बीइंग डिस्कस्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर पासिंग, एक संसद में दोनों सदनों में कानून पर चर्चा की जा रही है। ये हमारे को क्या दर्शाता है? दिस शोज डेमोक्रेसी, इससे हमारे को डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। लोगों की सरकार जो होती है उस पर वाद विवाद करती है, तो इससे हमारे को लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, व्हाट इज पार्लियामेंट, संसद क्या है? तो पार्लियामेंट जो होता है सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब कि सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। नेम द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। सबसे पहला सदन है आपका लोकसभा, सेकंड है आपका राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को लोगों का सदन और इसको राज्य का सदन भी बोला जाता है। वो फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार कौन बनाता है? द पॉलिटिकल पार्टी विद मेजोरिटी इन लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी ही सरकार बनाती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की क्या भूमिका होती है? तो जो अपोजिशन जो होता है वो क्वेश्चन करता है एंड चेक करता है गवर्नमेंट को, यानी कि विपक्ष सरकार से प्रश्न पूछता है और उस पर निगरानी भी रखता है। फिर वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? तो वी नीड पार्लियामेंट टू मेक लॉज, हमें कानून बनाने के लिए आवश्यकता होती है। रिप्रेजेंट पीपल, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और सरकार को नियंत्रित करने के लिए। इट एंश्योर दैट सिटीजन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सुनिश्चित करता है कि नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोकसभा, लोकसभा की भूमिका समझाइए। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, लोकसभा जो होता है लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट मेक्स लॉ एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, ये कानून बनाती है और सरकार को नियंत्रित करती है। द पार्टी विद मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट, बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। एक्सप्लेन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन पार्लियामेंट, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया समझाइए। तो संसद में कानून बनाने से पहले एक लॉ जो होता है ना, स्टार्टिंग होती है लॉ की बिल से। ठीक है, उसके बाद बिल को दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी डिस्कस किया जाता है। अगर दोनों हाउस इसको पास कर देती है ना, तब इसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए, और अगर प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तभी कोई बिल कानून बनता है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सदन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इन डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल, जो पार्लियामेंट होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। सदन जो होता है लोकतंत्र में, सदन जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इट मेक्स लो, कानून बनाता है। एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, सरकार को अकाउंटेबल मतलब कि सरकार को जवाबदेही बनाता, उत्तरदायी बनाती है। और इट डिस्कस नेशनल इश्यूज, इसके अंदर नेशनल इश्यूज पर चर्चा की जाती है। एंड इंश्योर किया जाता है ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन गवर्नेंस, शासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित भी करती है ये। ठीक है,
फिर आ जाता है ड्यूरिंग अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक सेशन के अंदर मेंबर डिस्कस कर रहे होते हैं प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं उनके ऊपर। अपोजिशन मेंबर क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड डिमांड एक्सप्लेनेशन। विपक्ष के दल का नेता खड़ा होता है और सरकार से एक्सप्लेनेशन की मांग करता है। आफ्टर डिबेट, बहस के बाद, न्यू मेजर वर्स अनाउंस्ड, नए नए चीज़ें अनाउंस किए जाते हैं। तो विच रोल ऑफ पार्लियामेंट इज शोन, कौन सा रोल दिखाया गया है? तो इसके अंदर कंट्रोलिंग एंड क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, सरकार से प्रश्न पूछना और उसे नियंत्रित करना दिखाया गया है। वाई इज डिबेट इंपॉर्टेंट इन पार्लियामेंट, संसद में बहस क्यों महत्वपूर्ण है? डिबेट की वजह से हमारे को अलग अलग व्यूज़ और बेटर डिसीजन लेने में सहायता मिलती है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जुडिशरी। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है टू इंटरप्ट लॉ एंड डिलीवर जस्टिस, कानून की व्याख्या करना और न्याय देना ही न्यायपालिका का मेन काम होता है। द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, इंडिया का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो कौन सा है? वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय। विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर डैट जजेस कैन वर्क विदाउट प्रेशर, कौन सी व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश बिना दबाव के कार्य करे? तो ये हमारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता ये निर्णय ये बताती है कि न्यायाधीश बिना दबाव के कार्य कर रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लोवेस्ट कोर्ट इन जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचली अदालत कौन सी होती है? सबसे निचली अदालत होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जिला न्यायालय। द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब कि ये जो पावर होता है जिससे ये कोर्ट ये बता सकती है कि सामने वाला लॉ जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर असंवैधानिक है, इसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है या फिर न्यायिक पुनरावलोकन बोला जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड, जनहित याचिका दायर की जा सकती है बाय एनी पर्सन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, कोई भी व्यक्ति जनहित में दायर कर सकता है। ठीक है, फिर असर रीजनिंग जाती है जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। कारण में दे रखा है यह विधायिका या कार्यपालिका में नियंत्रण में, ये विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। दोनों बात सही कही है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन असर्शन, रीजन बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा होता है आपके असर्शन को भी। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट कोर्ट होता है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट, इसका डिसीजन जो होता है वो हर कोर्ट को मानना होता है। बिल्कुल सही बात कही है, इसका भी ऑप्शन ये रहेगा, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन आल्सो करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन गवर्नमेंट डिसीजन, कोर्ट जो होता है सरकार के डिसीजन पे सवाल नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट इज अबव लॉ, तो यहाँ पे दोनों के दोनों बात गलत गई है, कोर्ट क्वेश्चन भी कर सकता है और लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, लॉ सबसे ऊपर आता है। अ पर्सन चैलेंज अ गवर्नमेंट लॉ इन सुप्रीम कोर्ट सेइंग इट वायलेट फंडामेंटल राइट, एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में ये कहते हुए कानून को चुनौती देता है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये हमारे को क्या दिखा रहा है? ये हमारे को जुडिशियल रिव्यू दिखा रहा है कि एक बार सारी चीज़ें जांच की जाए यहाँ पे भी। ठीक है, फिर व्हाट इज जुडिशरी, न्यायपालिका होता क्या है? तो न्यायपालिका एक सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है जो कि इंटरप्ट करता है लॉज एंड डिलीवर करता है जस्टिस, लॉज के अंदर इंटरप्शन करता है और साथ ही साथ डिलीवर कर रहा होता है जस्टिस को भी। न्यायपालिका अदालत की वह व्यवस्था है जो कानून की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। नेम द 3 लेवल ऑफ कोर्ट इन इंडिया, भारत में अदालतों की 3 स्तरों के नाम लिखिए। तो भारत के अंदर जो 3 स्तर की अदालत है वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इट इज़ द पावर ऑफ कोर्ट टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह अदालतों की शक्ति होती है जिससे वे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका क्या है? इट इज़ अ केस फाइल्ड इन द कोर्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यह जनता के हित में अदालत में दायर किया गया मामला होता है। वाई
इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इम्पोर्टेंट, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है? तो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड विदाउट प्रेशर, एक स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि न्याय बिना दबाव के किया जाए। इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट एंड चेक मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार की शक्ति के दुरुपयोग को भी रोकती है। फिर आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्यायपालिका की संरचना समझाइए। तो द इंडियन जुडिशरी हैज़ 3 लेवल, इंडियन जुडिशरी के अंदर 3 लेवल आती हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है हर स्टेट के अंदर, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द लोअर लेवल, और निचले लेवल पे जिला न्यायालय आते हैं। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की भूमिका और कार्य को समझाइए। तो जो न्यायपालिका होती है ना, ये कानून की व्याख्या करती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, एंड इट प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ये लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा भी करती है। इट सेटल डिस्प्यूट, ये मामलों को शांत करती है, डिस्प्यूट खत्म कराती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, फिर चाहे वो लोगों के बीच हो रहा हो फिर सरकार या लोगों के बीच हो रहा हो। इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का, टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बता सकती है। इट एंश्योर रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इंश्योर करती है नियम्स को और इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी, ठीक है। फिर आ जाता है हाउ डज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हेल्प कॉमन पीपल, जनहित याचिका आम लोगों की कैसे सहायता करती है? तो पब्लिक लिटिगेशन को जिस प्रकार से सहायता करती है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच सकता है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एंड अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। अब दे रखा आपको क्वेश्चन की एक फैक्ट्री है, वो कचरा फेंक रही है नाली में, जो भी है। अब गांव के अंदर से किसी एक व्यक्ति ने उनके लिए अगेंस्ट के कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि फैक्ट्री को पोल्यूशन रोकना होगा और कंपनसेशन देना होगा, मतलब कि कुछ पैसे मासिक रूप से देना पड़ेगा। तो वश टाइप ऑफ केस वॉज फाइल, किस प्रकार का मामला दायर किया गया है? तो जनहित याचिका दायर की गई है, PIL फाइल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है। विच रोल ऑफ जुडिशरी इज शोन देयर, कौन सा रोल दिखाया गया है? तो यहाँ पर हमारे को प्रोटेक्टिंग राइट एंड इंश्योरिंग जस्टिस को दिखाया गया है। ये डन हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इसके शुरुआत करते हैं। व्हाट डज द टर्म मार्जिनलाइजेशन मीन, हाशियाकरण का अर्थ क्या है? तो हाशियाकरण का अर्थ हमारा हो जाता है कि बीइंग पुश्ड टू द एज ऑफ सोसाइटी। हाशियाकरण का मतलब हो जाता है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब कि किसी को आपने ना समाज के किनारे पर धकेल दिया, इसी को आप हाशियाकरण कहते हैं। आगे जाता है विच कम्युनिटी इज डिस्कर्ड इन द चैप्टर एज द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, कौन से कम्युनिटी की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर? तो इस चैप्टर के अंदर हमने हाशियाकरण के अंदर आदिवासी को देखा था, आदिवासियों के साथ किया गया था। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफन फेस, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं यानी हाशियाई समुदाय जो होते हैं वो अक्सर सामना करते हैं, किस चीज़ का सामना करते हैं? तो अक्सर डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन का सामना करते हैं, भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। आदिवासीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू, आदिवासी किससे गहराई से जुड़े होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स, जंगल और प्राकृतिक संसाधन से वो जुड़े हुए होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थ्रू, जो संविधान होता है हाशिए पर रखे समूहों की रक्षा प्रदान करता है बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या फिर मौलिक अधिकारों के माध्यम से। स्टीरियोटाइपिंग मीन, रूढ़िवादिता का अर्थ क्या है? तो रूढ़िवादी का अर्थ हो जाता है फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज अबाउट अ ग्रुप, किसी समूह के बारे में स्थिर और सरल धारणा बना लेना ही रूढ़िवादी कहलाता है, स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, दे ऑफन फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर दोनों बात सही कही गई है एंड रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। आदिवासियों का अपना कल्चर होता है, दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड नेचुरल सराउंडिंग, वो डिपेंड होते हैं जंगलों के ऊपर और जो भी प्राकृतिक उनके चारों तरफ वातावरण होता है उनके ऊपर। तो ये दोनों बात सही कही गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी हमारा करेक्ट। फिर आ जाता है मार्जिनलाइजेशन ऑलवेज ब्रिंग इकोनॉमिक एक्टिव बेनिफिट, कि हाशियाकरण से आर्थिक लाभ होता है, एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कंट्रोल मोस्ट रिसोर्सेज, दोनों के दोनों बात गलत बोली गई है। अगला है आपके पास, अ ट्राइबल कम्युनिटी इज फोर्स्ड टू लीव फॉरेस्ट लैंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, दिस सिचुएशन रिफ्लेक्ट, एक आदिवासी समुदाय को
औद्योगिक परियोजना के कारण जंगल की भूमि छोड़नी पड़ती है। ये क्या दर्शा रही है? तो ये हमारे को मार्जिनलाइजेशन दर्शा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाशियाकरण दिखाया गया है। व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन? हाशियाकरण होता क्या है? तो मार्जिनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ बीइंग पुश टू द एज सोसाइटी एंड डिनाइल इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। हाशियाकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें किसी समूह को समाज के किनारे पर धकेल दिया जाता है और उसे संसाधनों तथा अवसरों तक समान पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। मतलब उसको वहाँ से अलग कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। इसी को आप मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज नेम वन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मेंशन इन चैप्टर। एक मार्जिनलाइज्ड, एक हाशियाकृत समुदाय का नाम लिखिए। तो आदिवासी जो है वो हाशियाकृत रहते हैं। व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? रूढ़िवादिता क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है मीन्स फॉर्मिंग फिक्स आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी विशेष समूह के बारे में स्थायी धारणाएं बना लेना ही रूढ़िवादिता कहलाती है। वाई आर आदिवासी ऑफन डिस्प्लेस्ड? आदिवासी अक्सर विस्थापित क्यों होते हैं? ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। विकास परियोजना और औद्योगिक गतिविधियों के कारण। एक्सप्लेन टू रीज़न फॉर मार्जिनलाइजेशन। हाशियाकरण के दो कारण बताइए। तो हाशियाकरण इस वजह से होता है ड्यू टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव एंड लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, और संसाधनों तक कम पहुंच पाना। इट आल्सो हैपन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर आर्थिक रूप से भेदभाव देखने को मिलता है एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल पावर, और राजनीतिक शक्ति में कमी के कारण भी ये होता है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ आदिवासी। आदिवासियों के जीवन का वर्णन कीजिए। तो आदिवासियों हैव अ क्लोज कनेक्शन विद फॉरेस्ट। आदिवासियों का जंगलों से कनेक्शन होता है, जंगल में रहते हैं, उनका अपनी भाषा होती है, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो डिपेंड होते हैं जंगली चीज़ों के ऊपर ही अपनी जीविका के लिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब कहने का ये हो जाता है कि हम किसी एरिया, किसी ग्रुप को वो सोसाइटी से एक कोने में फेंक देते हैं और इस ग्रुप के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, उनको रिसोर्सेज तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, एक्सेस ऑफ रिसोर्स उनको नहीं होता है, लैक होता है, उनको एजुकेशन, जॉब, पॉलिटिकल पावर वगैरह से दूर रखा जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन देखने को हमारे को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू प्रोटेक्ट सच ग्रुप्स बाय एंश्योरिंग इक्वालिटी एंड राइट। जो हमारा संविधान है ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से इन चीज़ों को प्रोटेक्ट वगैरह किया जाए। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? संविधान हाशिए पर रखे गए समुदाय की सहायता कैसे करता है? तो हमारा संविधान जो होता है ना, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल पूरी तरीके से भेदभाव पर रोक लगाता है, और कई जगह पर उनको विशेष प्रावधान भी प्राप्त करता है। जितने भी हाशियाकृत समुदाय हैं उन सभी को। अब दे रखा है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी किसी गांव के आसपास में रहती थी, उनको ज़बरदस्ती वहां से खाली कराया जा रहा है क्योंकि वहां पे माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है और उनका आजीविका खत्म की जा रही है, फिर लिवलीहुड हटाया जा रहा है। विच कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर इज शोन हेयर? कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया? तो यहाँ पे मार्जिनलाइजेशन को दिखाया गया है, हाशियाकरण को दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। हाशियाकरण से निपटना। तो व्हाट डज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन मीन? हाशियाकरण का सामना करने का अर्थ क्या है? तो सामना करने का अर्थ हो जाता है फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना या फिर संघर्ष करना, असमानता के खिलाफ भी संघर्ष करना। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ? संविधान का कौन सा भाग कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार जो होता है वो संविधान के सामने समानता की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 किस चीज़ से आपको बचा रहा है? तो अनटचेबिलिटी से। आर्टिकल नंबर 17 आपका रहेगा अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल नंबर 15 रहेगा आपका डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के लिए। ठीक है, दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी से बचाने का काम करता है। द SC/ST एक्ट वॉज पास्ड इन 1989। SC/ST एक्ट जो है वो 1989 में पास किया गया था। नेक्स्ट, रिजर्वेशन पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आरक्षण नीति किसका एक उदाहरण है? तो अफर्मेटिव एक्शन का उदाहरण है, सकारात्मक कार्यवाही का एक उदाहरण हो जाता है। द फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो वन अधिकार अधिनियम है ये वनवासियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जो संविधान है ये प्रोहिबिट करता है, यानी नकार देता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, धर्म के आधार पर किए गए डिस्क्रिमिनेशन को। इक्वेलिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, इक्वेलिटी जो होता है एक हमारा मौलिक अधिकार होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, दोनों की दोनों बातें सही बताई गई हैं यहाँ पे। और तो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लॉज एम्पावर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, लॉज गारंटी राइट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, कानून हाशिए पर रखे गए समूहों को सशक्त बनाते हैं, कानून अधिकारों की गारंटी देते हैं और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। दोनों बात सही कहेगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट रीजन। अनटचेबिलिटी इज स्टिल लीगल इन इंडिया, पहली लाइन गलत हो गई है। आर्टिकल 17 एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी, तो असर्शन गलत है, रीजन सही बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है। दलित फैमिली को मना कर दिया जाता है मंदिर में जाने से, कौन सा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पर कैन प्रोटेक्ट दम, कौन सा बचा सकता है? राइट टू इक्वेलिटी उन्हें बचा सकता है, समानता का अधिकार उन्हें बचा सकता है। व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही क्या है? देखिए, अफर्मेटिव एक्शन जो होता है रेफर किया जाता है उन पॉलिसीज़ को लाइक रिजर्वेशन डेट प्रोवाइड स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। सकारात्मक कार्यवाही ऐसी नीतियां हैं जैसे आरक्षण जो वंचित समूहों को विशेष अवसर प्रदान करती है। विच आर्टिकल एबोलिश अनटचेबिलिटी, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो आर्टिकल नंबर 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर रहा होता है। नेम वन लॉ डेट प्रोटेक्ट SC/ST कम्युनिटी, SC/ST एक्ट 1989। विच वाई डज आर्टिकल 15 प्रोहिबिट, आर्टिकल नंबर 15 किससे बचा रहा होता है? तो डिस्क्रिमिनेशन से बचा रहा होता है। ये दोनों आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट ईयर भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। आर्टिकल नंबर 15 पे क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है। फिर दे रखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फंडामेंटल राइट इन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हास्यकरण का सामना करने में मौलिक अधिकारों की भूमिका समझाइए। तो मौलिक अधिकारों की भूमिका ये होती है कि ये इक्वेलिटी को दे रहा होता है बढ़ावा, समानता को, स्वतंत्रता, फ्रीडम, और उनको भेदभाव से बचाने का काम भी कर रहा होता है। और यदि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा, मतलब कि अगर उनके अधिकार उन तक सही से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो न्यायालय या फिर कोर्ट तक भी जा सकते हैं। और इस प्रकार से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप डिमांड कर सकती है अपने लिए जस्टिस एंड इक्वेलिटी, यानी कि समानता की मांग और न्याय की मांग भी कर सकते हैं। वाई वाज द ST/ST एक्ट पास, SC/ST अधिनियम को क्यों पारित किया गया? तो ये पास इसलिए किया गया था ताकि है ना जितनी भी अनुसूचित जाति और जनजाति ST और ST इनके खिलाफ जितने भी अत्याचार भेदभाव हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, और ये अपराधों के लिए कड़ी सजा और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। Why does the Constitution confront, how does the Constitution confront marginalization, explain in detail। संविधान हास्यकरण का सामना कैसे करता है, विस्तार से समझाइए। तो संविधान को जिस प्रकार से करता है, संविधान में हमारा आर्टिकल नंबर 17 है जो कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे संविधान में SC/ST एक्ट लाए गए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए गए हैं, जिनसे कि इन सभी चीज़ों की बचाव की जा सकती है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्वेशन इन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हास्यकरण का सामना करने में आरक्षण का महत्व समझाइए। आरक्षण का क्या महत्व है? तो रिजर्वेशन जो होता है ना प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, पढ़ने के अवसर प्रदान करता है, जॉब्स एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक में अंतर आने की प्रोवाइड करता है टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप, जितने भी ऐसे समाज, जितने भी हास्यकृत समुदाय हैं उन सभी को अवसर प्रदान करने का काम करता है। और इसी के साथ साथ आपको दे रखा है कि ये इंश्योर कर रहा होता है पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, सरकार के अंदर आने में, भाग लेने में। और रिजर्वेशन इज़ अ स्टेप, रिजर्वेशन एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा कदम था जो कि है ना टुवार्ड्स जस्टिस एंड इक्वेलिटी, न्याय और समानता की तरफ एक कदम था ये हमारा रिजर्वेशन देना। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक दलित बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया गया किसी स्कूल के अंदर ड्यू टू अलग कास्ट की वजह से। द फैमिली फाइल अ कंप्लेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, परिवार ने जा कर के कंप्लेंट कर दी है
फाइल कंप्लेंट कर दिया उसके अगेंस्ट। कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वॉयलेट किया गया है? तो राइट टू इक्वलिटी वॉयलेट किया गया। अभी पढ़ने का अधिकार नहीं छीना है उससे हमने, उसका एडमिशन ही नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन हुआ है। यदि एडमिशन के बाद साथ में पढ़ने नहीं दिया जाता है, फिर पढ़ाने से मना कर दिया जाता ना, तो आप कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी एडमिशन ही नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी का विरोध किया गया है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट सच डिस्क्रिमिनेशन? कौन सा आर्टिकल इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है? तो आर्टिकल नंबर 15 जाना ही जाता है डिस्क्रिमिनेशन के लिए। आर्टिकल नंबर 15 इससे अलग कर रहा होता है, फिर बचा रहा होता है। अगला आपका चैप्टर नंबर 7वां आ जाता है पब्लिक फैसिलिटीज़। चैप्टर नंबर 7वां शुरू करते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। तो व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़? सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं? सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सभी के लाभ के लिए प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती हैं उन्हीं को सार्वजनिक सेवाएं बोला जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक फैसिलिटी? इनमें से कौन सी पब्लिक फैसिलिटी है? तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो एक पब्लिक फैसिलिटी है, सार्वजनिक सुविधा है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ बिकॉज सरकार जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार को देना भी ये ज़रूरी हो जाता है। द वाटर सप्लाई सिस्टम इन चेन्नई इज़ मैनेज्ड बाय मेट्रो वाटर। चेन्नई के अंदर जल आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? तो मेट्रो वाटर इस चीज़ को देख रहा होता है। राइट टू लाइफ इंक्लूड एक्सेस टू, जीवन का अधिकार क्या क्या चीज़ें शामिल करता है? तो स्वच्छ जल, स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्लीन वाटर, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन इंक्लूड करता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर फंडेड मेनली थ्रू, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए मुख्य रूप से धन कहाँ से आता है? तो टैक्सेस के रूप में, जितना भी कर जो सरकार को दिया जाता है उनसे सरकार इन चीज़ों पर कार्य करवाती है, करती है। वाटर इज एन एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटी, पानी जो है एक सबसे एसेंशियल है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, जीवन बिना पानी के संभव ही नहीं है। दोनों बात सही कही गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सस्टेन रीजन दोनों सही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनीज ऑलवेज इंश्योर इक्वल एक्सेस टू वाटर। जितने भी प्राइवेट कंपनी होती हैं वो इंश्योर कर रही होती है इक्वल एक्सेस टू वाटर, पानी को तरीके से पहुंचाना। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। ये बात गलत की गई है, असर्शन भी गलत है। प्राइवेट कंपनी हमेशा इंश्योर नहीं करती इक्वल एक्सेस ऑफ वाटर को, और ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है। तो सॉरी, प्राइवेट कंपनी का ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट होता है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, कथन गलत है, पर कारण भी सही है। ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ टू ऑल, गवर्नमेंट को, सरकार को सभी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करानी चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक वेलफेयर ऑफ सिटीजन। दोनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शहर के अंदर पुअर परिवार, जो गरीब परिवार है, बाय वाटर फ्रॉम टैंकर्स है हाई प्राइसेज, काफ़ी ज़्यादा महंगी कीमतों पर टैंकरों से पानी खरीदते हैं, जबकि जो अमीर परिवार है, धनी परिवार है, उनके पास अपने प्राइवेट बोरवेल्स पाए जाते हैं। ये सिचुएशन हमारे को क्या दर्शा रहा होता है? तो ये एक शहर में गरीब परिवार महंगे दाम पर टैंकर से पानी खरीद रहे हैं, क्या दर्शा रहा है? तो ये हमारे को दर्शा रहा है इनइक्वालिटी एंड एक्सेस ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर असमानता को दर्शा रहा होता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं की परिभाषा, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन। तो पब्लिक फैसिलिटी, सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो सरकार के द्वारा सभी लोगों की सुविधा के लिए दिया जाता है। नेम एनी टू पब्लिक फैसिलिटीज़, कोई भी दो पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए, सार्वजनिक सुविधाओं के नाम बताइए। तो वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हॉस्पिटल, जल आपूर्ति और सरकारी अस्पताल जो है दोनों के दोनों पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं। वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड अ पब्लिक फैसिलिटी, पानी को सार्वजनिक सुविधा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि एसेंशियल होता है जीवन के लिए, एंड मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल, और ये सभी के पास उपलब्ध भी होना आवश्यक होता है। हाउ आर पब्लिक फैसिलिटीज़ फंडेड, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए धन कैसे जुटाया जाता है? सार्वजनिक सुविधाओं के लिए धन टैक्सेस के रूप में कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट से, उसी से काम किया जाता है। वाई इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, सरकार सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए
क्यों जिम्मेदार है? सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सार्वजनिक सुविधाएं सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक होता है, मतलब कि असेंशियल होता है फॉर डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निटीफुल लाइफ के लिए। एंड प्राइवेट कंपनियां जो होती है सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान रखती है, वो इंश्योर नहीं करती हैं इक्वल एक्सेस टू ऑल सिटीजन, जिसकी वजह से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो प्रोवाइड करें पब्लिक फैसिलिटीज़ को। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में पानी की भूमिका। तो पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पीना है, उसी से स्वच्छता होता है, उसी से खेती होती है, उसी से स्वास्थ्य भी देखा जाता है। बिना साफ पानी के बीमारियां फैल सकती हैं, काम रुक सकते हैं, और इसकी वजह से सेफ वाटर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा असेंशियल हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल। इनके उदाहरण सहित महत्व समझाने थे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो सर्विसेज होती हैं जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है टू बेनिफिट ऑल सिटीजन। एग्जाम्पल इंक्लूड वाटर सप्लाई, पानी सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जा सकती हैं। दे इंश्योर इक्वालिटी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। से इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाता है। विदाउट देम, बिना इनके पुअर सेक्शन सफ़र द मोस्ट, गरीब तबके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर सप्लाई इन सिटीज़। शहरों में जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं को समझाइए। तो शहरों के अंदर ये देखा जाता है कि वाटर सप्लाई इरेगुलर है और अनइक्वल है। एक तो अनियमित रूप से आ रहा है, ऊपर से असमान आ रहा है, और जितने भी अमीरों वाले इलाके, जितने भी रिच एरियाज़ हैं, वहाँ पर नियमित रूप से पानी आ जाता है, लेकिन गरीबों के वहाँ पे पानी टैंकरों से आता है। टैंकरों के ऊपर गरीब लोग निर्भर रहते हैं और तरीके से पानी उन तक नहीं पहुँच पा रहा होता है। सप्लायर ज़्यादा कीमतों पे उल्टा गरीबों से पानी बेचते भी हैं। फिर दे रखा है कि एक शहर के अंदर गवर्नमेंट जो होता है हैंड ओवर वाटर सप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी को काम दे देती है पानी की सप्लाई का। एंड वाटर चार्ज इंक्रीज, और पानी का खर्चा बढ़ जाता है। एंड पुअर फैमिली कैन नॉट अफोर्ड रेगुलर सप्लाई। गरीब परिवार रेगुलर सप्लाई अफोर्ड नहीं कर सकता है। कौन सा इशू दिखाया गया है? तो यहाँ पर वही सार्वजनिक सुविधाओं में असमानता, पहुँच में असमानता, इनइक्वालिटी इन एक्सेस टू पब्लिक फैसिलिटीज़ दिखाया गया है। वाई शुड वाटर रिमेन अ पब्लिक फैसिलिटी। पानी सार्वजनिक सुविधा क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये एसेंशियल हो जाता है फॉर लाइफ एंड मस्ट बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल सिटीजन। क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक है और सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध भी होना चाहिए। ठीक है, अब आपका आखिरी चैप्टर है लॉ एंड सोशल जस्टिस, चैप्टर नंबर 8। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यही पूछा गया, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लॉ इन सोसाइटी। समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाज के अंदर कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। भोपाल गैंग ट्रेजेडी टुक प्लेस इन। भोपाल गैंग त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1984। ये किस वजह से हुई थी? ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ये हुआ था। MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ये हुआ था। मिनिमम वेजेस एक्ट एंश्योर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सुनिश्चित करता है मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को तय करता है। इन्वायरमेंटल लॉज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, पर्यावरण कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट को भी और लोगों को भी। पर्यावरण और लोगों दोनों की रक्षा कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस मीन। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ होता है फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। न्यायपूर्ण व्यवहार और समान अवसर प्रदान होना चाहिए। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर लॉ एंड फॉलोड बाय द कंपनीज में इग्नोर सेफ्टी मेजर एंड टू रिड्यूस कोस्ट। दोनों की दोनों बात सही है। अब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला है वर्कर आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड इन और ऑर्गेनाइज सेक्टर। लेबर लॉज आर नॉट ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। तो दोनों बात यहाँ भी सही कही गई है कि हाँ, लोगों को असंगठित क्षेत्रों में अक्सर शोषण होता है और श्रम कानूनों का भी सही ढंग से कई जगहों पे पालन नहीं होता है। तो दोनों की दोनों बात सही हो जाती है इस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। पहली लाइन गलत हो गई क्योंकि पर्यावरण संरक्षण सामाजिक न्याय से संबंधित है। पॉल्यूशन अफेक्ट ओनली लोगों को भी प्रभावित करता है भैया, तो दोनों गलत हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब दे रखा है कि एक फैक्ट्री जो होती है वो सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही होती है। तो
पैसे बचाने के लिए। तो ये सिचुएशन हमारे को क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है वर्कर्स राइट वोलेशन, श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोशल जस्टिस का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज सोशल जस्टिस? तो सोशल जस्टिस का मतलब हो जाता है फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल पीपल। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण व्यवहार और समान अवसर। व्हाट वाज द भोपाल गैस स्ट्रेटजी? भोपाल गैस त्रासदी क्या है? तो ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो कि 1984 में हुआ था ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर लीकेज होने की वजह से ये हुआ था। वाई वाज लेबर लॉ इम्पोर्टेंट? श्रम कानून क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से एंड इंश्योर कर रहा होता है फेयर वेजेस एंड सेफ वर्किंग कंडीशन को भी। वे श्रमिकों का शोषण से बचाते हैं, उचित मजदूरी तथा सुरक्षित कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित भी करते हैं। व्हाट इज़ मिनिमम वेज? न्यूनतम मजदूरी क्या है? तो मिनिमम वेज इज़ द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी डेट मस्ट बी पेड टू वर्कर बाय लॉ। न्यूनतम मजदूरी वह न्यूनतम वेतन है जो कानून के अनुसार श्रमिकों को दिया जाना चाहिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एंश्योरिंग सोशल जस्टिस। सरकार की क्या भूमिका है? सरकार की भूमिका यह है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाती है। वह सुनिश्चित ये भी करती है कि कंपनियां सुरक्षा नियमों को श्रम कानूनों का पालन करें, पीड़ितों को न्याय और मुआवजा भी प्रदान किया जाए। व्हाट लेसन वर लर्न फ्रॉम भोपाल गैस स्ट्रेटजी? इससे हमारे को ये सीखने को मिलता है कि सरकार को और भी स्ट्रिक्ट सेफ्टी लॉज वगैरह लाना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी कंपनीज की बनानी चाहिए। और ये हाईलाइट कर रहा होता है नीड फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन टू प्रोटेक्ट सिटीजन। लोगों के लिए सरकार को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की नीड है उसको भी। एक्सप्लेन हाउ लॉज प्रोटेक्ट वर्कर एंड इंश्योर सोशल जस्टिस। समझाइए कि कानून श्रमिकों की रक्षा कैसे करता है और सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित करता है। तो लॉज सच एज मिनिमम वेजेस एक्ट एंड लेबर लॉ प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। देखिए मिनिमम वेज और लेबर लॉ जो होता है ये एक्सप्लॉयटेशन से बचा रहा होता है। इसी के साथ साथ ये इंश्योर करते हैं कि फेयर वेज मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन हो, काम के आवर फिक्स हो। इन्वायरमेंटल लॉ प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री। इन्वायरमेंटल लॉ जो होता है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्री बाय एनफोर्सिंग दीज लॉ। इन कानून को लागू करने के बाद साथ साथ द गवर्नमेंट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। सरकार जो होती है सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को भी प्रमोट कर रही होती है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द भोपाल गैस स्ट्रेटजी ऑन द पीपल एंड लॉज। भोपाल गैस त्रासदी का लोगों और कानून का प्रभाव समझाइए। तो इसके अंदर काफ़ी लोगों की जान वगैरह गई थी और इससे कंपनी की लापरवाही और सुरक्षा उपायों का उजागर किया। इसके बाद काफ़ी सख्त कानून बनाए गए और इससे नागरिकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी को दिखाया गया है। अब दे रखा है कि एक कंपनी है ना वेस्ट को नाली में नदी में फेंक दे रही है। अब गांव वालों को बीमारी हो रही है गंदा पानी की वजह से। तो कौन सा अधिकार? राइट टू लाइफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी गवर्नमेंट डू इन दिस सिचुएशन। सरकार को इसके अंदर क्या? सरकार को कानून बनाने चाहिए और पनिश करनी चाहिए कंपनी को और कंपनसेशन देने के लिए उसको कहना चाहिए। तो फाइनली इसी के साथ आपने अपने 8 के 8 चैप्टर कर लिए। आपकी जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पूरी की पूरी बुक इसी के साथ डन हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी और काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपके लिए वीडियो बनाने की जो मेहनत करता हूँ कोई उसका भी रिजल्ट मिले। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम ज्योग्राफी कर रहे होंगे। इसको डन करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।